ये वाला पंखा बंद नहीं होगा क्या? ए भैया, ए ये लो पंखा बंद कर लो यार। चलिए, बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे हम लोग, कहां तक हुआ था? लास्ट पॉइंट क्या था? चलिए, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ लिया था हमने। ओके, अब हेडिंग बना लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व। ठीक है, देखिए, बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस में आप बेसिकली ये पढ़ोगे कि भाई इसके यूजेस क्या हैं, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं दैट वी नीड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत है, तो क्यों संरक्षण करें हम? संरक्षण आप तभी करोगे जब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, कोई इसका महत्व होगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, लिखिए कंजम्पशन यूज वैल्यू, उपभोग उपयोग मूल्य। कंजम्पशन यूज वैल्यू, उपभोग उपयोग मूल्य। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब आप बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हो, सो बायोडायवर्सिटी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी हमें उत्पाद मिलते हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट्स की बात करोगे, इन उत्पादों की बात करोगे, तो उन प्रोडक्ट्स का हम क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं। और कैसे कंजम्पशन करोगे? तो आप बहुत सिंपल तरीके से लेकर के चलिए और बात करिए एज फूड, भोजन के रूप में। भाई आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से लेकर के चलो, व्हेन वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स, जब इंसान जो था वो शिकारी था, खेत करता था, संग्राहक था, तो उस टाइम पर हम अपना फूड कहां से लेते थे? बायोडायवर्सिटी, पेड़ पौधे जीव जंतु। देन वी स्टार्टेड एग्रीकल्चर, कृषि करना शुरू किया हमने। कृषि में भी अगर आप देखोगे कि जितने भी प्लांट्स हम कल्टीवेट करते हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं हमारी, हम ये थोड़े ना कह सकते हैं कि वो क्रॉप्स हमने लैब में बैठ करके बनाई हैं। भाई आप धान की बात करते हो, गेहूं की बात करते हो, तो ये सब वाइल्ड प्लांट्स थे, जंगली पौधे थे। हमने क्या किया? उनको डोमेस्टिकेट किया। या फिर आप एनिमल्स की बात करते हो, जितने भी जानवर आज हम पालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, क्या लगता है ये हमने बनाए क्या? ये पहले से रहे होंगे ना। हमने सिर्फ इनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके हमें लगा कि हाँ ये यूजफुल है, हमने उन्हें डोमेस्टिकेट कर लिया। बात समझ में आई? तो यानी कि फूड की अगर आप बात करोगे, भोजन की अगर आप बात करोगे, तो जो भी फूड हमें मिलता है, चाहे वो नेचुरल सोर्सेस से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, उसको आप क्या कहोगे? बायोडायवर्सिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब देखिए, जैसे फूड में हमने एक बात की, एग्रीकल्चर, कृषि की बात हुई, और जब आप कृषि के बारे में डिस्कशन करते हो तो एक
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है उसमें, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? हम्म, मतलब आप सीधे सीधे बोलोगे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स वी सिंपली इंसर्ट इंपॉर्टेंट जीन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वी इफ वी वांट टू डेवलप ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस, चावल की आप एक ऐसी फसल तैयार करना चाहो जिसके अंदर सूखे को झेलने की क्षमता हो, तो कैसे कर सकते हो आप? सिंपली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा ले सकते हो। किसी पौधे को ढूंढिए, और ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे कोर्स ग्रेन्स हैं, मिलेट्स वगैरह, वो सब ऐसी फसलें होती हैं जो सूखे में भी जीवित रह सकती हैं, सूखे में भी ग्रो कर सकती हैं, सूखे में भी आपको प्रोडक्शन दे सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखो जीन्स ही होते हैं जो हमारी क्वालिटीज डेवलप करते हैं। तो किसी पौधे के अंदर अगर ये क्षमता है कि पानी कम मिले या ना भी मिले तो वो जीवित रह सकता है, तो कोई ना कोई जीन जरूर होगा जो उसके अंदर ये क्षमता डेवलप कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, उस जीन को आइडेंटिफाई करिए, और उस जीन को राइस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका डीएनए है, उसमें क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो जो विशेषता उस पौधे के अंदर थी वो दूसरे पौधे के अंदर क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। भाई बीटी कॉटन हमने कैसे बनाया? जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाया ना। बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अंदर एक ऐसा जीन है जो पॉइजन रिलीज करता है। हमने वो जीन आइडेंटिफाई किया, उस बैक्टीरिया में से जीन निकाल के हमने कॉटन के प्लांट में डाल दिया। अब वो जो पॉइजन बैक्टीरिया रिलीज करता है वो कौन रिलीज करेगा? प्लांट। पौधा रिलीज करेगा, उस पर अगर इंसेक्ट्स फीड करेंगे तो मर जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अब आप जरा ये सोचो कि एग्रीकल्चर की अगर बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर में बायोडायवर्सिटी का रोल क्या है? दैट ऑल द क्रॉप्स, all the animals which we are using, okay, ये किसके किसके द्वारा दिए गए हैं? बायोडायवर्सिटी के द्वारा, जैव विविधता के द्वारा। और क्या बोलोगे इसमें कि अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की अगर आप बात करोगे, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए जो जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवांशिक पदार्थ आपको चाहिए, वो भी कहां से मिलेगा? बायोडायवर्सिटी से। So we can simply say that whole agriculture sector is dependent on biodiversity, जैव विविधता पर निर्भर है। तो क्या ये बायोडायवर्सिटी का रोल नहीं है? विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप इंडस्ट्रीज बंद कर सकते हो, आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, आप उनको यूज करना बंद कर सकते हो, बट विदाउट फूड, वाटर एंड एयर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा रोल बायोडायवर्सिटी का हमें कोई देखने को नहीं मिल सकता कि भाई फूड हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप बात करोगे कंजम्पशन यूज वैल्यू की, सो यू कैन नोट इट डाउन दैट बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड्स मेडिसिन, औषधियां उपलब्ध कराती है। बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड्स मेडिसिन, औषधियां आपको जो है इससे देखने को मिलती हैं। कितने सारे प्लांट्स, भाई अगर आयुर्वेद की बात की जाए, सो आयुर्वेदा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बायोडायवर्सिटी। उसमें जो भी आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं वो किस चीज की हैं? वो प्लांट बेस्ड हैं, पौधे ही आपको दिए जा रहे हैं। आप अगर मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम की भी बात करोगे, सो टू डेवलप मेडिसिन वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, एंड फ्रॉम वेयर दोस वी आर गेटिंग दोस केमिकल्स? कहां से मिल रहे हैं? या तो ठीक है आप सिंथेटिक बना लोगे कुछ, या फिर जनरली आपको किसी प्लांट से, किसी एनिमल से वो केमिकल्स जो है वो मिल रहे हैं।
तो यानी कि आप कहोगे कि हमारी जो भी मेडिसिन हैं वो हमें कहां से मिल रही हैं? बायोडायवर्सिटी से। सो इट इज सिंपली द कंजम्पशन यूज वैल्यू, ठीक है, कि हमें उपभोग के लिए चीजें यहां से मिलती हैं। अब आते हैं दूसरे पर, नंबर 2 लिखिए, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन यूज वैल्यू, उत्पादन उपयोग मूल्य। प्रोडक्शन यूज वैल्यू, उत्पादन उपयोग मूल्य। सो व्हाट इज प्रोडक्शन यूज वैल्यू? प्रोडक्शन यूज वैल्यू का मतलब होता है यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडस्ट्रीज। नोट इट डाउन, ओके, यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में जैव विविधता का प्रयोग। अब उद्योगों में जैव विविधता का प्रयोग कहां पर हो रहा है? इसमें अगर आप बात करोगे तो आप एक चीज यहां पर लिख सकते हो कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, आप लिख सकते हैं, लिखिए, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, ओके, रॉ मटेरियल्स टू सेवरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैव विविधता कई उद्योगों को कच्चे पदार्थ उपलब्ध कराती है, कच्चे पदार्थ उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, नोट इट डाउन। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, कागज तथा लुगदी उद्योग आपका आ जाएगा। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, कागज तथा लुगदी उद्योग। इसके अलावा लिखिए जैसे टिम्बर इंडस्ट्री, है ना, टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और टेक्सटाइल में भी आप देखिए जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो चाहे सूती कपड़ा हो, रेशमी वस्त्र उद्योग हो, या जूट आधारित जो उद्योग है। इसके अलावा जैसे लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, चमड़ा उद्योग की बात करिए, लेदर इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? दैट अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिसिन, okay, biodiversity is also providing raw materials for different types of industries, तो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा आते हैं नंबर 3, तीसरा लिखिए, which is social value, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। अब सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य की अगर बात हो रही है तो इसका इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी भी जगह के जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस जो आप कहोगे वैल्यूज हैं, अगर उसमें कहीं पर भी किसी तरीके से किसी प्लांट, किसी एनिमल की इंपॉर्टेंस हो, भाई भारत में जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो हमें इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देयर आर सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हिच आर सेक्रेड, ठीक है, जिन्हें पवित्र माना जाता है, जिनका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। तो अगर सोसाइटी किसी तरीके से बायोडायवर्सिटी को इंपॉर्टेंस दे रही है, सो दैट इज सोशल वैल्यू। जैसे एक चीज यहां पर और आप मेंशन कर सकते हो, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्रेड ग्रोव्स, सुना है? पवित्र उपवन कहा जाता है इनको। क्या है सेक्रेड ग्रुप्स? देखो, सेक्रेड ग्रुप का सीधा सा मतलब है, इट इज सिंपली अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। कोई जंगल है, जंगल का एक हिस्सा है, अब वहां पर कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने उस जंगल के हिस्से में अपना कोई एक रिलीजियस प्लेस बना रखा है, कोई भी धार्मिक स्थान उनका हो सकता है। एंड दे कंसिडर दैट ऑल दोस प्लांट्स दे आर सेक्रेड, वो पवित्र हैं उनके लिए, वो उन्हें काटेंगे नहीं,
वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। और अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करोगे तो ट्राइबल कम्युनिटीज में ये होता है कि अगर कुछ पत्तियां या फल वगैरह गिर गए नीचे टूट करके तब तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। कुछ ट्राइब्स में तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि अगर कोई चीज टूट करके गिर भी जाए इवन देन दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट। तो अब आप सोचो, सैक्रेड ग्रुप्स की जो कॉन्सेप्ट है ये बायोडायवर्सिटी की किस वैल्यू पर बेस्ड है? ऑब्वियस सी चीज है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल वैल्यू। तो लिखिए वैल्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैल्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स in terms of in terms of customs, traditions and religious affairs। लिखो इसके अंतर्गत परंपराओं, रीति रिवाजों तथा धार्मिक अनुष्ठानों के दृष्टिकोण से पौधों तथा जीव जंतुओं के महत्व को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया जिससे आप कहोगे सोशल वैल्यू, और मेंशन कर लीजिएगा सेक्रेड ग्रुप्स का जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। अब चलते हैं यहां से आगे। सो नंबर 4 पर अगर हम आए, इट इज कॉल्ड एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य। एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य, ये क्या होगा? नॉनवेज कुछ लोग बुरा मानते हैं, दैट इज एथिकल वैल्यू। लाइफ तो बेटा प्लांट्स में भी है। हम पूरा प्लांट थोड़े खा, पत्ते तोड़ खा जाते हैं उसके। बायोडायवर्सिटी भी हम लोग को एथिक्स को फॉलो करना सिखाती है। तो सर जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी, ठीक है, मतलब हार्म ना करना। सर जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, देखो दो चीजें हैं, यू आर बेसिकली कंफ्यूजिंग बिटवीन रिलीजियस थिंग एंड एथिकल थिंग। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत। एथिकल रिलीजन पर बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो चीज एक धर्म के हिसाब से एथिकल है वो दूसरे के हिसाब से, तो अगर इस पर चलोगे तब तो फिर एथिक्स बड़ा कंफ्यूजिया जाओगे। फिर तो समझ में नहीं आएगा कि मुर्गे को मारें कि निहारें, हैं? क्या करें आखिर मुर्गे का भाई? क्योंकि एक धर्म कहेगा कि निहारो तो अच्छा है, दूसरा कहेगा भून डालो, है ना, निपटा दो उसको। ठीक, देखो एथिकल वैल्यू इज सिंपली बेस्ड ऑन अ सेंस दैट ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व्ड। एक एक चीज बताता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण। चलिए आप लोग अपने विचार बताइए थोड़े से, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ क्या होता है? मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसे चलते फिरते सोचा हो आप लोगों ने। प्रोटेक्शन, जीव जंतुओं को सुरक्षा देना,
प्रोवाइडिंग बॉडीगार्ड्स, यही मतलब है, और कोई? बस इतना एक्सप्लॉइट मत करो कि वो थोड़ा बहुत करें तो चलेगा, एक्सप्लॉइट ही ना करो। क्यों ही किसी का शोषण करना भाई। सबसे पहली चीज तो ना, आई आई डोंट लाइक दिस वर्ड एक्सप्लॉइटेशन, बड़ा नेगेटिवली साउंड करता है ये, है? जैसे कोई बोलता है वी आर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, वो एक्सप्लॉइट वर्ड सुन के लगता है वी आर लूटिंग एवरीथिंग, है ना? हाँ, हर चीज में लुटस मचा रखी है बिल्कुल। एक और शब्द जो थोड़ा सा मतलब वही है, एंड दैट इज यूटिलाइजेशन। तो मतलब जब भी बोलो ना, सो आई थिंक यू शुड प्रेफर यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ, हाँ हाँ, कहते ना हम शोषण कर रहे हैं लेकिन कम। तो ये सुनने में बड़ा वियर्ड लग रहा है। और एक ये हो कि हम उपयोग कर रहे हैं, है ना? उपयोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब देता है कि हाँ भाई हमें जरूरत है, इसलिए हम उससे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, कंजर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है दैट यू शुड स्टॉप यूटिलाइजिंग एनीथिंग। संरक्षण का ये मतलब नहीं है। कंजर्वेशन इंक्लूड्स 4 एस्पेक्ट्स। 1, प्रिजर्वेशन, ऑब्वियसली, सुरक्षा देना। सेकंड वन, मैनेजमेंट, प्रबंधन। थर्ड वन इज रेस्टोरेशन, कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो उसे रेस्टोर करिए। एंड फोर्थ वन इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, धारणीय उपयोग। धारणीय उपयोग का मतलब है कि सब कुछ खुद ही मत खत्म कर लो, आने वाली पीढ़ियां भी मुर्गे को साक्षात देख पाए, सिर्फ किताब में चित्र ना हो। हाँ, डोडो वाला। अब आप में से किसी को डोडो से मुलाकात करनी हो तो, कुछ लोग कह रहे हैं डोडो कौन है बे, हम तो सुने ही नहीं जिंदगी में इसका नाम, है ना? अब बेसिक सोचो, जैसे देखो डायनासोर्स बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, चले गए। हो सकता है आज होते तो कुछ लोग डायनासोर की सवारी कर रहे होते, है ना? सोचो, और फायर आयर उगलने वाला, बच्चन जरा गुस्सा जरा वहां जला भस्म कर दिया, बोले खत्म, जाओ क्लास खत्म हो गई। अब बात समझो, जब आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हो, इवन देन यू आर इंक्लूडिंग यूज। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है दैट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अनएथिकल। अगर आप एथिक्स पर जा रहे हो, बात यह होती है कि एथिकल वैल्यू को एक और नाम भी दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस वैल्यू, अस्तित्व मूल्य। अब ये है क्या? मैं एक उदाहरण समझाता हूं आपको। आप सोचिए कि किसी दिन अखबार में आप लोग एक चीज पढ़ें दैट कैंगरू हैज बिकम एक्सटिंक्ट, कंगारू विलुप्त हो गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये खबर पढ़ते ही उनके मन में बड़ा कौतूहल का भाव उत्पन्न होगा, मजा आ गया, कंगारू चला गया? कोई है ऐसा जिसे अंदर से बड़ी खुशी होगी कि वाह, एक स्पीशीज और कम हुई? क्या लगेगा तुम्हें? खराब लगेगा।
हमारा कंगारू से कोई लेना देना आज तक देखे हम? कभी उससे मुक्केबाजी हुई हमारी? हमारी फूड चेन का पार्ट नहीं वो, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं वो, हमारी इकोनॉमी का पार्ट नहीं वो, हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं वो, लेकिन फिर भी जब आप ये पढ़ोगे यू विल नॉट फील हैप्पी। दिस इज एथिकल वैल्यू, कि आपके अंदर एक 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 टाइप का एक तरीके से कहोगे एथिकल कंपोनेंट है, कि जब आप किसी चीज के खत्म होने के बारे में सुनते हो तो आपको बुरा लगता है। ठीक है? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज है, यहां से जुड़ी हुई नहीं मगर एक बड़ी अच्छी चीज है वो। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें वो कॉन्सेप्ट बताई गई थी, उसे कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। सुना है? दूसरों को हार्म करके नहीं, वो भी उसका एक पार्ट है। कभी तुमने ये देखा हो ना, जैसे, हाँ, प्लेजर नहीं कह सकते, वो सैडिस्टिक प्लेजर नहीं है। उसके लिए जो शब्द है वो मैं इस्तेमाल कर नहीं सकता यहां पर, कि दूसरों को दुखी देख करके मुस्कुराना कि वाह अच्छा लगा। मगर एक एक चीज है ना, वो सबके अंदर है। दूसरों को दुखी देख करके खुश होना, ये तो बहुत ही मतलब नीचता के लेवल की बात हो जाती है। मगर एक एलिमेंट जो हम सबके अंदर होता है, कभी इस चीज को ना ऑब्जर्व करना तुम लोग। जैसे तुम कोई हादसे के बारे में सुनो, यार एक दुर्घटना हो गई, हम सब लोगों को बुरा लगता है, यार मतलब गलत हो गया। फिर तुम्हें पता चला सब बच गए, लिटरली सीरियसली रियली ऑब्जर्व करना तुम्हें उस टाइम पे लगा रही है। होता है नहीं होता है? सोचना कभी, कॉन्शियस माइंड से सोचना, क्योंकि ना उस टाइम पर तुम्हें लगता है कि यार मौका निकल गया हाथ से, है ना? कुछ तो होता कि हम थोड़ी एक्टिंग कर पाते, है ना? ये जो चीज है ये क्या है? सैडिस्टिक प्लेजर है। अब एथिकल वैल्यू को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस वैल्यू, और टैगलाइन है ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व। आपसे कभी पूछा जाए कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या हो सकता है? जैसे सुनो मेरी बात, एक तो तुम लोग कुछ कहो तो आधे लोग हाँ खाली मानचित्र की तरह मुंह लेके बैठ जाते हैं कि हमारे मुंह पे कुछ बना दो, है ना? देखो, एक एक बड़ी सीधी सी चीज है ना, कि लोग पेड़ काट लेते हैं। उन्हें पता है कि ये पेड़ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, सरकार ने कानून बना रखा है कि भाई मत काटो, मगर फिर भी काट ले जाएंगे मौका मिला तो। सरकार ने कह दिया है कि यार ये जानवर है, देखो इन जानवरों की लिस्ट है, इनको मत मारना, इनकी संख्या घट गई है, और मारोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। जब ज्यादा थे तो सब लोग शिकार करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम फिर भी मारते हैं, चोरी छुपे हाथी को लुढ़का लेंगे, दांत उखाड़ के ले जाएंगे उसका, है ना? अब बात आती है कुछ क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स हैं, वो एक तरीके से उनकी उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, वो उनको मजा आता है उस चीज में, प्रॉफिट हो रहा है। एक है आम लोग, जो दो मुखौटे लेके चलते हैं।
एक दुनिया के सामने बस बुद्ध बुद्ध भगवान ने इतना ज्ञान दिया था, मेरे अंदर है सब, एकदम सफेद चोला ओढ़ के, और मौका दे दो बस थोड़ा सा, और फिर मुखौटा उतरने दो उनका, फिर तुम्हें असली चेहरा नजर आएगा। ये बात है कि ये सोचो सरकार को इतना एफर्ट आखिर क्यों करना पड़ता है कि भाई कानून लेकर के आ रही है, उस कानून को एनफोर्स करने के लिए पुलिस है, हर जगह पर फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, पूरा सिस्टम बना रखा है, और उसके बावजूद नहीं कंट्रोल हो रही है चीजें। ये इंसानों के जो आम लोग हैं उनके पार्टिसिपेशन के बिना हो सकता है? नहीं हो सकती ना ये चीज। एक बात बताओ, हाथी दांत, कुछ लोग हाथी दांत के लिए हाथियों को मार देते हैं, ये बताओ अगर हाथी दांत खरीदने वाला ही कोई ना हो, फिर दांत काट के क्या करेंगे? वो अपने लगाएंगे हैं कि मुझे लंबे दांत चाहिए? क्या करोगे? शेर की खाल का क्या करोगे और उसकी मार्केट ना हो तो? अब ये चीज कहां से आएगी ना, दिस इज एथिकल वैल्यू। हर इंसान को यह समझाने की जरूरत नहीं, देखो हर चीज को धर्म में ही महत्व हो या आपके लिए कुछ इकोनॉमिक यूटिलिटी हो तभी वो बात थोड़ी है। हर चीज को आपकी लाइफ से कनेक्ट किया जाए और तभी आप उसके बारे में सोचें, ये तो मतलबी रिश्ता हुआ ना, एथिकल कहां से हो गया ये? अब तुम्हें पता है इस जानवर से हमें फूड मिलता है, ये प्लांट हमें अच्छी लकड़ी देता है, अब आप उसे प्रिजर्व कर रहे हो और आप कह रहे हो भाई ये तो हमारी एथिकल वैल्यू है। ये तो ढोंग हो गया एक तरीके का। एथिकल वैल्यू कब है? when you have nothing to do it, do it with that particular plant or animal, कोई मतलब ही नहीं आपको, और तब भी आप उसे क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये हमारे नेचर का पार्ट है और नेचर सर्वोपरि है। जब तक नेचर है तब तक हम हैं, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो एथिकल वैल्यू को ध्यान रखिएगा, दैट एथिकल वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, okay, which provides the base for biodiversity conservation। समझ में आ रही है बात? तो लिखिए एथिकल वैल्यू के बारे में, लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस वैल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस वैल्यू, and it says that and it says that all life must be preserved, all life must be preserved। हिंदी में लिखो, इसे अस्तित्व मूल्य भी कहा जाता है, इसे अस्तित्व मूल्य भी कहा जाता है, तथा इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के जीवन, इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के जीवन का संरक्षण होना चाहिए, सभी प्रकार के जीवन का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, और एक लाइन और ऐड कर लो, लिखो, डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, डेवलपिंग कॉन्शियसनेस about the ethical value of biodiversity, about the ethical value of biodiversity is going to provide a very strong foundation for conservation related efforts, a very strong foundation for conservation related efforts। हिंदी में लिखो, लिखो, जैव विविधता के नैतिक मूल्य के प्रति जागरूकता विकसित करना
संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए सबसे प्रबल आधार उपलब्ध करा सकता है। ठीक है। आफ्टर एथिकल वैल्यू, नंबर 5 इज एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू सौंदर्य परक मूल्य। एस्थेटिक वैल्यू सौंदर्य परक मूल्य। एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए, बहुत दिनों से आपका घूमने का मन था, आप गए और वहां जाके देख रहे हो चारों तरफ बंजर जमीन है, तो वहां मूड खराब हो जाएगा, ये कहां आ गए हम। जैसे लद्दाख, कुछ लोगों को लद्दाख बहुत अच्छा लगता है, एडवेंचर है, मरने की पूरी संभावना है ना। और वो जो एक एडवेंचर का फील है वो लोगों को कुछ मजा देता है। बट एक आम इंसान ना अगर वहां जाएगा तो वो जाके कहेगा क्या है यहां पर। जैसे ही आप श्रीनगर से कारगिल की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, धीरे 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 पहाड़ों पर वेजिटेशन घटता जाता है और एक टाइम आएगा जब आपको एक भी पेड़ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चट्टानें, सिर्फ रॉक्स, सिर्फ धूल मिट्टी, बस ये। और दूसरी तरफ आप कश्मीर में जाइए, गुलमर्ग, भाई साहब जन्नत, हर तरफ ग्रीनरी, सामने पहाड़, पहाड़ों पर बर्फ, ठंडा ठंडा मौसम, मन करता है घोड़े की तरह घास पे लौट लें, मजा आ जाए एकदम, बिल्कुल दिल खुश हो जाए। समझ आई बात। अब देखो दोनों सेम जगह पर हैं, एक बैरन है, एक है फुल ऑफ ग्रीनरी। जब बायोडायवर्सिटी किसी जगह पर होती है तो वो लैंडस्केप की ब्यूटी को बढ़ा देती है। पेड़ पौधे जीव जंतु किसी इलाके की खूबसूरती को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी को क्या कहते हो, एस्थेटिक वैल्यू। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप एक नेशनल पार्क घूमने जा रहे हो, दुधवा, लोग बस भरे, बस भर कहां चले गए, दुधवा घूमने जा रहे हैं। क्या है दुधवा में, दिन भर धूल फांक के घूमोगे, हमें क्या दिख जाए, टाइगर दिख जाए, है ना। और टाइगर की जगह देखेंगे क्या, हिरन, भालू वालू, है ना, जंगली सुअर, ये सब तुम्हें खूब तादाद में दिखाई देंगे वहां पर। मगर ये सबको पता होता है, फिर भी लोग जा रहे हैं ना वहां, क्योंकि वहां का जो वो एनवायरमेंट है ना, वो एनवायरमेंट बड़ा सूदिंग एनवायरमेंट है। आप सिर्फ ओपन जीप में बैठ करके उस जंगल में घूमोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये शहर का जो जंगल है, इससे निकल करके असली जंगल में जब पहुंचोगे तो एक फील गुड फैक्टर आता है, वो 4-5 घंटे बड़े अच्छे बीतते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी की एस्थेटिक वैल्यू से ओरिजिनेट होती है इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट। जो इको टूरिज्म की कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? कभी इको टूरिज्म आज तक सुना आपने, इको टूरिज्म इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, कि मई के महीने में आपको ट्रिप पर लेके जाएंगे, जैसलमेर में लगेगा कैंप, है, जाना चाहोगे? हैं? बेटा मेरी सेहत पे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं।
मेरे पे भी नहीं पड़ेगा, मेरा कलर तो पक्का है ना? और कौन कौन है जो काला मुंह कराने को तैयार है, एकदम ऐसा धूप में लेट के झुलसा हो क्रिस गेल बन के आना चाहता है? मैं तो ले चलो, मुझे क्या दिक्कत है, चलो, मेरी पूंछ से लटक के थोड़ी जाओगे सब, मुझे खींचना है तुम लोगों को। इससे पता चलता है कि जिंदगी में कितने पके हुए चल रहे हो तुम लोग, है ना? मई जून में कोई राजस्थान भी लिया, हमें ले चलो, वह कहीं ले चलो हमको, है ना? रेत में डाल दबा भी दोगे तब भी हम चलने को तैयार हैं। चलो अच्छा लिख लो, बहुत अरमान है तुम लोगों के, आईएएस बनो, एक भारत दर्शन पे पूरी ट्रिप लेकर के जाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 स्टार होटल्स में रुकाया जाता है। मुस्कियाल हो, ऐसे नहीं मिलेगी वो ट्रिप, समझे? उसके लिए प्राण जो है, नहीं देने नहीं है, मर गए तो ट्रिप पे कैसे जाओगे फिर? चलिए लिखिए, लिखो, बायोडाइवर्सिटी provides aesthetic value to the landscape of a region, to the landscape of a region, and it provides the base for ecotourism, and it provides the base for ecotourism. लिखो, जैव विविधता किसी क्षेत्र के भूदृश्य, किसी क्षेत्र के भूदृश्य के सौंदर्य परक मूल्य को बढ़ाती है, के सौंदर्य परक मूल्य को बढ़ाती है, तथा पर्यावरण आधारित पर्यटन, पर्यावरण आधारित पर्यटन के लिए आधार उपलब्ध कराती है, के लिए आधार उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब आ गई अगली इंपॉर्टेंस, विच इज कॉल्ड ऑप्शनल वैल्यू, यानी कि वैकल्पिक मूल्य। देखो, वैकल्पिक मूल्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हिडन पोटेंशियल ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का, उसकी जो छुपी हुई संभावनाएं हैं। मतलब क्या है, सुनो, हम हर एक प्रजाति के बारे में क्या सारी चीजें जानते हैं? नहीं। मैंने आपको बोला, दुनिया भर में पूरी पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां हैं, हमें उन सभी प्रजातियों के बारे में तक नहीं पता है कि कितनी है टोटल। इसलिए आप देखते हो हर साल नई नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। और जितनी स्पीशीज को हम जानते हैं, क्या हम उन सब की जो यूटिलिटी है, क्या उन सब का जो रोल है, हमें पता है? नहीं। तो इसका मतलब यह होता है कि बायोडायवर्सिटी के किसी भी कंपोनेंट को आप वेस्ट ना समझें। Don't consider any variety of plant or any species of organism that it is not useful. हो सकता है कि आप नहीं जानते उसका पोटेंशियल क्या है, हो सकता है that in future it is going to play an important role। नॉर्मल सी बात है कि नहीं है? क्योंकि देखो, एक एक चीज समझो आप लोग, पिछले अगर 15 साल उठा करके देखें आप, 2005, 5, 6, 7, 8 अगर देखो, और इधर देखो 2024 के आसपास, दुनिया कितना तेजी से बदली है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में अगर पिछले 10 साल देखा हो, तो 10 साल में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं।
हम इतना तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं ना, नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा आगे। इसी तरीके से विज्ञान और आगे बढ़ेगा, तकनीक और आगे बढ़ेगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि जो चीजें आप आज बेकार मान करके चल रहे हो, वो आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी निकल जाए। इसी को कहते हैं ऑप्शनल वैल्यू, वैकल्पिक मूल्य। और वैकल्पिक मूल्य का सीधा सिंपल सरल सा मतलब क्या है कि ये बायोडायवर्सिटी की पोटेंशियल वैल्यू, उसका संभावित मूल्य है कि फ्यूचर में कुछ प्रजातियां जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट रोल क्या कर सकती हैं, प्ले कर सकती हैं। तो लिखिए इसमें, लिखो, इट इज सिंपली पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी यह सरल रूप से जैव विविधता का संभावित मूल्य है, संभावित मूल्य है। और एक लाइन इसमें और ऐड कर लीजिए, इट मीन्स दैट those species which are not useful for us today might become very useful in future, might become very useful in future। लिखो, इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां आज मूल्यवान नहीं हैं, वे भविष्य में अत्यधिक मूल्यवान, अत्यधिक मूल्यवान हो सकती हैं। तो ये ऑप्शनल वैल्यू हो गया। और लास्ट लिखिए, लिखो इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य। इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्य, इसका देखिए अर्थ ये हुआ, भाई इकोसिस्टम्स लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ा आपने, इकोसिस्टम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने पढ़ा था, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें, जब इकोसिस्टम टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था दैट इकोसिस्टम्स दे ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। पढ़ा था, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल, regulation of pollution, all these things are different services which are offered by ecosystems। तो क्या इनमें बायोडायवर्सिटी का रोल है कि नहीं है? जैव विविधता का मूल्य बिल्कुल है इनके अंदर। तो इसी चीज को आप क्या कहोगे? इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू। तो लिखिए, लिखो, बायोडायवर्सिटी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ, biodiversity is an integral part of ecosystems and it provides different types of services, different types of services like air purification, like air purification, thermoregulation, thermoregulation, prevention of soil erosion, prevention of soil erosion, absorption of carbon, etc. absorption of carbon, etc. लिखो, जैव विविधता
पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है तथा यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे वायु का शुद्धिकरण, मृदा अपरदन की रोकथाम, ताप नियंत्रण, कार्बन का अवशोषण आदि। तो यहां से हमें पता चला कि भाई बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जैव विविधता का महत्व क्या है। अब बात करते हैं जैव विविधता के लिए खतरे क्या हैं, किस प्रकार के संकट हैं। अगर जैव विविधता की बात की जाए तो सबसे पहली चीज लिखिए, डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ natural habitats, destruction and fragmentation of natural habitats, प्राकृतिक आवासों का विनाश तथा विखंडन, हमने नेचुरल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि नेचुरल हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करता है। अब सोचो अगर उस हैबिटेट का लॉस हो जाए, जो हैबिटेट है किसी जीव का, अगर वही समाप्त हो गया तो उसके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। तो एक चीज लिख लीजिए, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ extinction of an organism, हिंदी वाले लिखो प्राकृतिक आवास का ह्रास किसी जीव के विलुप्तीकरण की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, जैसे ये सवाल कई बार बन चुका है। क्वेश्चन कैसे बनता है, लिखा होता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस। जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। उसमें लिखा होगा लॉस ऑफ हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पोचिंग। 4 ऑप्शंस देगा, आपसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। सो देयर इज नो अदर फैक्टर ओके विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन लॉस ऑफ हैबिटेट। तो एक लाइन और ऐड करेंगे, लिखो लॉस ऑफ हैबिटेट is the most significant factor responsible for biodiversity loss. It is the most significant factor responsible for biodiversity loss. लिखो जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक
प्राकृतिक आवासों का विनाश है, प्राकृतिक आवासों का विनाश है। लेकिन देखो यहां पर दो शब्द हैं, वन इज डिस्ट्रक्शन एंड द सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। डिस्ट्रक्शन हम सब लोग जानते हैं भाई, डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन? देखो हाँ, एग्रीकल्चर फिर उसके आसपास के जो एरिया सपोज कोई फॉरेस्ट है वो गिर गई एग्रीकल्चर में, फिर वहां से जो भी एक्टिविटी जो भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, फिर उसका असर उस फॉरेस्ट पर डायरेक्ट। ठीक है, और कोई? अभी तो बहुत च्यों च्यों हो रही थी, कहां चले गए सब लोग? क्या मतलब होगा प्राकृतिक आवास का विखंडन? बोल सकते हैं, मतलब एक रीजन है और हम क्या क्या कुछ रीजन का एरिया ह्यूमन एक्टिविटी तो पूरा नाम बाकी महिला मंडल, दो तीन कत्ल की अगर अनुमति होती ना, अब तक हो गए होते। जब कोई दूसरा जवाब दे रहा हुआ करे तो सुन लिया करो। सी सेट में कम्युनिकेशन पढ़े हो? नहीं कुछ पढ़े हो तुम लोग जिंदगी हैं? मैं कुछ भी कोचिंग कब ज्वाइन करी थी? बचपन में, कक्षा 1 में, है ना? पढ़े क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, देखो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, दैट यू आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स। इस लाइन का अर्थ समझते हो अच्छे से? करोगे इतना समझ में आता तो बात ही क्या है। समझ ही तो नहीं पाते हैं, तभी तो 6 महीने बैठे हैं। आज तक ये नहीं समझ में आया ज्योग्राफी है क्या। आप पर्यावरण पे पहुंच गए, हम सौर मंडल में अटके हुए हैं। कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करना शुरू करो अपने अंदर। जैसे बिफोर स्पीकिंग ट्राई टू लिसन प्रॉपरली। अ गुड कम्युनिकेटर should be a good listener। धैर्य से सुनना आपके व्यक्तित्व की गंभीरता को दर्शाता है कि आप अंदर से कितने शांत व्यक्तित्व के इंसान हो। मार से मुंह चलाना वो दर्शाता है कि तुम
चुल्लू भर पानी में पड़ी एक मछली हो। क्या बोली? थोड़ा सा ना गंभीरता लाइए। और बड़ी सिंपल चीज है कि क्लास में अगर कोई बोल रहा है, सुनो। कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा बोलेगा या बोलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत अलता भलता बोल जाए। ठीक है, चलता है यार, लाइफ है ना। अगर हम सब लोग प्रॉपरली ट्रेंड होते, रेडी होते एग्जाम के लिए, तो यहां बैठने किसी को जरूरत ही नहीं। अनट्रेंड है, अनप्रिपेयर्ड है, दैट इज वाई वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो थोड़ा सा ना अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना शुरू करो, और एक थोड़ा अपना बोलने का तरीका बदलो। कोई भी इस क्लास में जब जवाब देता ना, तो मुझे आज तक ये नहीं लगा कि यार ये वो इंसान बोला जिसके अंदर वो क्वालिटी है, कि लगा कि हाँ यार, मतलब क्या बात। ठीक ठीक है, ये मैंने, हमें तो कुछ समझते ही नहीं है। समझता हूं, मगर समझाता इसलिए हूं ताकि थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व, क्योंकि देखो ये चीज कोई नहीं सुधारेगा आपकी। टीचर्स आएंगे, वो आपको नॉलेज देकर के चले जाएंगे। अब उस नॉलेज का यूज कैसे करना है, दो ही तीन तरीके से करोगे। पहली परीक्षा में गोला भराओगे जाकर के, उसमें आपके व्यक्तित्व का कोई रोल नहीं है, कितना पढ़ा हो, कितना दिमाग है तुम्हारे पास, बस बात खत्म हो गई। दूसरे में आएगा आपकी राइटिंग स्किल्स, कि आप जब लिखते हो तो कितना अच्छा लिखते हो। और तीसरे में आपका व्यक्तित्व सामने आएगा। ओएमआर पर आप सिर्फ कुछ गोलों के रूप में दिखाई दोगे, मेंस के आंसर शीट में आप कुछ वर्ड्स के फॉर्म में दिखाई दोगे, मगर इंटरव्यू में पूरे चल के पहुंचोगे वहां पर। तब उन्हें समझ में आएगा कि तुम उस लायक हो भी। हाँ, अब अगर मेंस में बहुत जबरदस्त नंबर ले आए तो इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है, फेल तो करते नहीं इंटरव्यू में वो। मगर फिर भी थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना शुरू करो। क्लास में कोई बोले, सुनो, और अपनी बारी का वेट करो। चलो ठीक है, कोई बोल रहा है, बोल लो भाई, हम उसके बाद बोलेंगे। मैंने आज तक किसी को बोलने से क्लास में मना किया ही नहीं। मैं तो खुद तुम लोगों को बोलता हूं कि बोलो। और जब आप बोल रहे हो, तो वर्ड्स का सिलेक्शन, किस तरीके से बोलना है, यही तो प्रैक्टिस है ना आपकी। मॉक इंटरव्यू में तो तुम्हें क्या लगता है कोई इंजेक्शन लगा देंगे तुम्हारे? हैं? गए, बोले हाँ हाथ आगे करो, बोल लाओ 250 ग्राम कम्युनिकेशन लाओ, लगा दिया, बोले हाँ अब आ गया मुझे सब। कुछ नहीं होता। और मॉक्स मॉक्स होते हैं, जब आप फाइनल इंटरव्यू में पहुंचोगे ना, तो वो प्रेशर अलग होगा। क्योंकि मॉक में घबराहट नहीं होती, किसी को लगता है क्या ही कर लेगा कोई। चार बातें तुम, मॉक इंटरव्यू में जो बैठा है उसने आड़ा टेढ़ा कोई सवाल पूछा, तुम चार बातें सुना के चले जाओगे, क्या कर लेगा तुम्हारा? तुम उसके बाद नहीं पसंद आई, तुमने भाग। तुम बताओ, कर सकते हो ना ये? भाई बदतमीजी पे उतर आओ तो कुछ भी कर सकते हो वहां पर। कोट उतार के बैठे, गर्मी लग रही है, हटो। अब बताओ क्या बात कर रहे थे। फाइनल इंटरव्यू में पिक्चरों में अच्छा लगता है, वो जो 12th फेल में देखे होगे ना, हाँ, वो पिक्चरों में गलती से अगर वहां ये कर दिए ना, हाँ टाइगर उतार जाके हम तो ऐसे ही हैं, वो कंटाम मार्ग बाहर भागाएंगे तुमको। समझ में आई बात? रिबेलियस अप्रोच के लोग नहीं चुन रहे हैं वो। तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, तुमसे जो बोला जाएगा उतना करो, उसके आगे टांग लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कलाबाजी दिखाई तो आजीवन सस्पेंड करेंगे तुम्हें। ठीक है, तो उस
चीज में अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करना शुरू करो। सिलेक्शन हो या ना हो, ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर लिया और अपनी नॉलेज पर काम कर लिया तो इज्जत और पैसा दोनों भरपूर मिलेगा आपको। और इसके उदाहरण इसी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स देख लो। फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, कितने बड़े बड़े टीचर सेलेक्ट हुए थे क्या वो हैं? कुछ हुए, उनको मजा नहीं आया, छोड़ चले आए। सब थोड़े सेलेक्ट हुए हैं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं वो? दो ही चीजों पर, एक नॉलेज और दूसरा पर्सनैलिटी। जब वो बोलते हैं तो लगता है यार सुनो बैठ करके, भले ही कुछ भी बता रहे हैं, फालतू बातें है ना, कहानी चल रही, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई समझा रहे हैं, वो भी आदमी सुन रहा है बैठ करके। क्यों? अच्छा लग रहा है आपको। चलो प्रवचन इसी के साथ समाप्त होते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, जितने लोगों ने बात बताई सही है। आप अगर इसको लिखें या बोलें तो कैसे लिखोगे? देखो, फ्रेगमेंटेशन के दो मतलब होते हैं। एक, आप कहोगे पार्शियल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। जैसे पूरा जंगल नहीं काटा, बीच बीच में कहीं पर उड़ा दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल ले सकते हो इसमें। झूम कृषि में लोग क्या करते हैं, गए बीच जंगल में कुछ इलाके के पेड़ों को काट दिया, उन्होंने काट के जला दिया, मिट्टी इट्टी तैयार की, खेती करना शुरू कर दी। कुछ टाइम के बाद वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, फिर वो इलाका छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर दूसरी जगह जंगल काट दिया उन्होंने। अब वो पूरे जंगल का विनाश थोड़ी कर रहे हैं, they are destroying that forest in the form of patches, so that is fragmentation. एक चीज और, when you are dividing whole habitat into several parts, जैसे किसी जंगल से होकर के एक हाईवे निकाल दिया आपने, that is also fragmentation. अभी सोचो भाई, जानवर हैं, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जानवर रहते हैं। अब वो डेली आते थे बेचारे, नदी में पानी पी के चुपचाप चले जाते थे। तुमने नदी के बगल में सड़क बना दी। अब हिरन खड़ा इंतजार कर रहा है, रोड खाली हो तो हम जाएं उधर, है ना? प्रॉब्लमेटिक है ना उनके लिए वो चीज। तो दो मतलब है, एक पार्शियल डिस्ट्रक्शन और दूसरा डिवाइडिंग और नेचुरल हैबिटेट इनटू सेक्टर्स, इनटू पार्ट्स। ठीक है, तो लिखिए, लिखो, फ्रेगमेंटेशन मींस partial destruction, partial destruction and partial destruction and division of natural habitat into into several parts। लिखो, विखंडन का अर्थ प्राकृतिक आवास का टुकड़ों में विनाश, प्राकृतिक आवास का टुकड़ों में विनाश तथा कई भागों में विभाजन होता है, कई भागों में विभाजन होता है। अब बात आती है कि वेदर इट इज डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन, व्हाट आर द कॉजेस? प्राकृतिक आवासों के विनाश तथा विखंडन के कारण क्या हैं? तो कारण अगर एक सिंपल सरल तरीके से आप बोलोगे, सो इट इज पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आप एक चीज और बोलोगे, इंक्रीजिंग
स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का बढ़ता हुआ स्तर। एक चीज है देखो, अगर हम कहें भाई पहले पूरी दुनिया में 100 लोग थे, आगे जाकर के वो बढ़ करके 20,000 लोग हो गए, तो पहला चेंज क्या आएगा कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी, और नंबर बढ़ने के साथ अगर एक डायमेंशन और ऐड हो जाए वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो आपकी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट। जैसे एक बड़ा सरल एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक इंसान है जो बाई कार 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब दो लोग अगर सेम 500 किलोमीटर की डिस्टेंस बाई कार कवर करें तो उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। मान लो एक इंसान वैगनार से जा रहा है और दूसरा इंसान मस्टैंग लेके चल रहा है। अब एक में 1200 सीसी का इंजन है, एक में 5000 सीसी का इंजन है। दोनों इंजन्स का फ्यूल कंजम्पशन सेम तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो काम वही है, चलेंगे सड़क पे ही, पहुंचना वही है, मगर एक इंसान जिसकी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन कम है उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट, और जिसका फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट। सेम चीज है कि आप कभी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करोगे वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया, ह्यूज डिफरेंस। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति देखोगे तो बहुत ज्यादा है। कारण हर एक चीज उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, तो कंजम्पशन ज्यादा होना ही होना है। इंडिया में अभी उतना, लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अगर बढ़ेगा क्या करोगे? मान लो कोयला ना भी जलाएं, थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, सोलर एनर्जी, ठीक है, कहां लगाओगे सोलर पैनल से? पे सर पे लगा घूमोगे? मैं अपनी बिजली खुद पैदा करता हूं, हैं? घरों पे लगा लोगे, घर कितने हैं? एक टाइम आएगा ना घरों पे सोलर पैनल, बंजर जमीन पर लगाओगे, फिर क्या बचा? अल्टीमेटली आपके पास लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है कि नहीं है? तो सोलर पैनल लगाने की भी एक लिमिट होगी कि नहीं होगी, कि पूरी पूरी पृथ्वी को सोलर पैनल से ढक दोगे, हैं? वह बिजली पैदा करनी खाली। तो पॉपुलेशन अगर आपकी मल्टीप्लाई होती रही, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका बढ़ता रहा, तो इससे क्या होगा? आप जंगल की तरफ और इंक्रोचमेंट करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और जितना ज्यादा जंगलों का नुकसान होगा उतना ही बायोडायवर्सिटी लॉस। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के सिर्फ एक चीज पर आ जाती है कि हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का बढ़ना, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के लिए। जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं ना, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा इलाका आपका डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था। ये जितना आप ये देख रहे हो दुधवा है, ठीक है,
ये जितने भी टाइगर आइगर रिजर्व थोड़े बहुत देख रहे हो, ये बचे हुए हिस्से हैं उस जंगल के। इसी तरीके का घना जंगल इस पूरे इलाके में था, खत्म हो गया। अभी है कहीं पर? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में इंसान आकर के बसा, धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ना शुरू हुई, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हुई, हमने जंगल काट करके खत्म कर दिया। समझ आ रही है बात? तो याद रखिएगा कि इसके कॉजेज में अगर बात आए तो दो चीजें याद रखना है, पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या में वृद्धि, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। क्लियर है? अब चलते हैं आगे के, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट के अलावा और क्या आएगा, तो लिखिए पोचिंग। पोचिंग, व्हाट इज पोचिंग? इसका सीधा सा मतलब है इलीगल किलिंग, जानवरों को अवैध रूप से मारना। अच्छा देखो, जैसे आप कहते हो अवैध रूप से मारना, इलीगल, तो इसका सीधा सा मतलब है कि किलिंग दैट पर्टिकुलर एनिमल इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू लॉज। और कानून में किसी जानवर को मारने से क्यों मना करेंगे आप? when that particular organism or animal is going to become vulnerable। अभी बायोडायवर्सिटी में हम लोग पढ़ेंगे IUCN की रेड डेटा बुक, और उस रेड डेटा बुक में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड, ठीक है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब जो पढ़ते हो ना, बताऊंगा उसका मतलब। अगर कोई जीव लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आए, एक कैटेगरी होती है उसमें लीस्ट कंसर्न, मतलब उसमें चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आबादी मानने दो, ठीक है, सरकार क्यों कानून बनाएगी ऐसे जानवर के लिए, क्यों अपने रिसोर्सेज खर्च करेगी? पोचिंग मतलब देखो, हंटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, पोचिंग इज। हंटिंग का मतलब क्या है? जानवर का शिकार करना। अब जो जिनको सरकार ने अनुमति दे रखी है, आप उनको अगर जाकर के उनका शिकार करते हो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहां पर है? जिनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे रखा है लॉज के अंडर, और क्यों प्रोटेक्शन दे रखी है? बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइन। ठीक है, तो लिखिए, लिखो पोचिंग becomes responsible for extinction, becomes responsible for extinction because it affects those organisms which are having a small population, which are having a small population, and that is why they are protected under the law, and that is why they are protected under the law। लिखो, अवैध शिकार विलुप्तीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह उन जीवों को प्रभावित करता है जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है, तथा इसीलिए उन्हें कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है, उन्हें कानून के अंतर्गत
सुरक्षा प्राप्त है। तो पोचिंग आपने देख लिया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर आइए, लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रमणकारी प्रजातियों का प्रवेश। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रमणकारी प्रजातियों का प्रवेश। क्या बताया था मैंने आपको इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में? देखो, इनके बारे में ना आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इन्वेजिव स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में एंटर करेंगी ना, वो दो काम करती हैं। पहला, फिजिकल कंडीशंस को मॉडिफाई करेगी अपने अकॉर्डिंग, और दूसरा जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसको ऑल्टर करती है। ऑल्टर करने का मतलब क्या है कि ये वहां पहुंचेगी, हो सकता है किसी स्पीशीज को ये खत्म कर दे, तो जैविक समुदाय बदल जाएगा, फूड चेन बदल जाएगी, फूड वेब बदल जाएगा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ये क्या कर देगी? ऑल्टर कर देगी। और अगर पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही बदल गया तो जो प्रजातियां पहले से हैं, हो सकता है उनमें से कुछ प्रजातियां नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट ना कर पाए, एंड देन दे आर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो लिखिए, लिखो इन्वेजिव स्पीशीज modify physical conditions, modify physical conditions and alter biological community which leads to extinction of native species, which leads to extinction of native species। लिखो, आक्रमणकारी प्रजातियां भौतिक दशाओं तथा जैविक समुदाय में, भौतिक दशाओं तथा जैविक समुदाय में परिवर्तन करती हैं, परिवर्तन करती हैं, जिससे उस पारिस्थितिक तंत्र की मूल प्रजातियों के विलुप्तीकरण, मूल प्रजातियों के विलुप्तीकरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, की संभावनाएं बढ़ जाती। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज एक फैक्टर हो सकता है। नंबर 4 इज नोटेड डाउन, अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, गैर धारणीय उपयोग, गैर धारणीय उपयोग। देखो, अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिस रेट पर आप यूज कर रहे हो वो ग्रोथ की रेट से ज्यादा है। जैसे एक बड़ी एक सरल सी बात है, सुनिए। भारत में अगर टाइगर्स की बात की जाए तो जब अपने यहां पर ब्रिटिशर्स थे, राजा महाराजा पुराने जमाने के जब हुआ करते थे, तो वो शिकार करने जाते थे, शेर का शिकार कर लाए, बाघ मार के ले आए, चल रहा था सब। बट फिर क्या हुआ ना, वो कल्चर बढ़ा,
और जब कल्चर बढ़ा तो वो हंटिंग की रेट इंक्रीज हुई। हंटिंग की रेट अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि भाई ब्रीडिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। जितने जीव पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा अगर तुम मारोगे तो संख्या क्या होगी? घटेगी। और जब संख्या घटी तो आपने देखा सरकार प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आई। प्रोजेक्ट टाइगर लाई, टाइगर को प्रोटेक्शन दी, ठीक है, टाइगर हैबिटेट्स बनाए जिन्हें हम टाइगर रिजर्व्स कहते हैं, और संरक्षण दिया, तब धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ी है। तो एक सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर आपका यूटिलाइजेशन ग्रोथ के बराबर या उससे कम है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज करिए। मगर जैसे ही आपका यूटिलाइजेशन ग्रोथ से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही आपका यूटिलाइजेशन अनसस्टेनेबल हो गया, अधारणीय हो गया। और किसी भी चीज को अगर आप एक्सेसिवली यूज करोगे तो अल्टीमेटली तो वो समाप्त हो ही जानी है, एक्सटिंक्ट हो जानी है। ठीक है, तो लिखिए, व्हेन यूटिलाइजेशन exceeds regrowth of any plant and animal, regrowth of any plant and animal, then it is called unsustainable and it ultimately leads to extinction, and it ultimately leads to extinction। लिखो, जब किसी पौधे या जीव का उपयोग उसकी पुनः वृद्धि की तुलना में अधिक हो जाता है, उसकी पुनः वृद्धि की तुलना में अधिक हो जाता है, तब इसे गैर धारणीय कहते हैं, गैर धारणीय कहते हैं, तथा इससे विलुप्तीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होती है, विलुप्तीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो पहला पॉइंट है कि कोई हमसे पूछे कि भाई पॉल्यूशन है क्या, तो देखो, पॉल्यूशन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब है कि किसी चीज की जितनी मात्रा में जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन essential gas, because without CO2 plants won't be able to produce carbohydrate, and without CO2 atmosphere, or you can say this earth is going to become extremely cold। दोनों ही सूरत में लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड CO2, बट वी नीड CO2 इन अ लिमिटेड अमाउंट। ऐसा थोड़ी है कि हम जो है एकदम जो हमारा पड़ोसी ग्रह है वीनस, उसकी तरह CO2 हो जाए मोर देन 90%, क्योंकि CO2 जरूरी है नहीं। फिर वो क्या करेगी? एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए, दैट इज पॉल्यूशन। और दूसरा, एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट और अनवांटेड मटेरियल।
For example, in atmosphere we don't need, chlorinated gases. We don't need chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon. अब आपने ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगा लिए, रेफ्रिजरेटर्स लगा लिए, ये फ्लोरिनेटेड गैसेस को एटमॉस्फेयर में क्या कर रही हैं, भेज रही है, CFC, क्या कहोगे, उनकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बट वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं, वो अनवांटेड है, वो एटमॉस्फेयर पहुंचेंगे, वो एटमॉस्फेयर में जाकर के आपका ओजोन का डिप्लीशन कर देंगे, तो ओजोन का डिप्लीशन होगा, उससे आपका नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो प्रदूषण के दो मतलब है। दोनों ही सूरतों में पॉल्यूशन काम क्या करता है? सीधी सी चीज है, पॉल्यूशन नेचुरल हैबिटेट को नेगेटिवली चेंज कर देता है, नकारात्मक रूप से बदल देगा। और नकारात्मक रूप से बदलेगा तो इसका मतलब है वहां पर रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं को क्या होगा? जैसे आप देख रहे हो इस टाइम दिल्ली का हाल, डेली बेसिस पर अपडेट्स पढ़ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भयंकर हालत हुई पड़ी है वहां पर एयर पॉल्यूशन की इस टाइम पर। सरकार ने स्कूल्स बंद कर दिए, हर टाइप का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज लाने वाले सारे व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी दिल्ली में। ये क्या है? इमरजेंसी मेजर्स हैं ये। अब इस ऐसा अगर पॉल्यूशन किसी जगह पर हर साल होता रहे, और हर साल होता है, हम लोग देखते हैं ठंड आती है, दिल्ली चोक पूरा एकदम खत्म, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां पर जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, या वहां पर जो इंसान भी रह रहे हैं उनके ऊपर इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या करेगा? आपके नेचुरल हैबिटेट, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को नेगेटिवली बदलेगा, और उससे प्लांट्स और एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। तो लिखो पॉल्यूशन मीन्स increase in the amount of any material beyond required limit, or addition of any unwanted material, or addition of any unwanted material, and it negatively changes physical environment, which affects plants and animals. लिखो प्रदूषण का तात्पर्य किसी पदार्थ की मात्रा आवश्यक सीमा से अधिक हो जाना, या आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाना, या किसी अनैच्छिक पदार्थ के प्रवेश से, किसी अनैच्छिक पदार्थ के प्रवेश से होता है तथा इसके फलस्वरूप भौतिक वातावरण में नकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है। लास्ट लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज।
ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ऊष्मन तथा जलवायु परिवर्तन। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं है, एक सीधी सरल सी बात है कि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सेट या फिर आप कहोगे स्टैब्लिश्ड क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। जिस जगह की जलवायु पहले से जैसी चली आ रही है, अब वो क्या हो रही है, बदल रही है। और अगर क्लाइमेट चेंज होगा सो इट विल रिक्वायर एडेप्टेशन, नॉर्मल सी बात है। अगर जलवायु बदल जाएगी तो जलवायु बदलने पर बात आएगी अनुकूलन की। और बहुत ऑब्वियस सी बात है दैट नॉट ईच एंड एवरी स्पीशीज ओके इज गोइंग टू बी एबल टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। नई दशाओं के हिसाब से हर कोई खुद को बदल ले जाए ऐसा होगा नहीं, और अगर नहीं होगा तो इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होना पक्का है। तो लिखो Earth's average temperature is increasing. Earth's average temperature is increasing and set climatic patterns are being altered and such changes are going to require adaptation which won't be possible for each and every species. Which won't be possible for each and every species. देखो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है तथा स्थापित जलवायु प्रतिरूप परिवर्तित हो रहे हैं जिनसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन की आवश्यकता होगी। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन की आवश्यकता होगी जो प्रत्येक प्रजाति के लिए संभव नहीं होगा, तो हमने देखो इंपॉर्टेंस देख लिया, थ्रेट्स देख लिए, दोनों चीजें डिस्कस कर ली। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ठीक है, देखो मेगा डाइवर्स कंट्रीज की जब बात हो रही है तो यहां पर आपको याद रखना है 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल इसने क्या काम किया? इन 1998 कंजर्वेशन इंटरनेशनल it recognized 17 countries as mega diverse।
विश्व के 17 देशों को मेगा डाइवर्स देशों के रूप में चिन्हित किया। अब आप सोचोगे किस आधार पर? कोई तो क्राइटेरिया लिया होगा ना कि ये मेगा डाइवर्स है और ये मेगा डाइवर्स नहीं है। तो किस आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया? देयर आर बेसिकली टू कंडीशंस। Okay, so there are two conditions which a country needs to fulfill. दो दशाएं हैं जिन्हें किसी देश को पूरा करना होता है। सबसे पहली बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्लांट्स की कम से कम 5000 स्पीशीज या 5000 वैरायटीज एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिज्म पढ़ाया था ना आपको। एंडेमिक का मतलब है दैट दोज वैरायटीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। उस देश के बाहर वो पौधे कहीं और नहीं मिलते। कितनी? 5000 या उससे ज्यादा प्रजातियां। और दूसरी चीज है कि उस कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कि उसकी कोस्टलाइन हो और उसकी बाउंड्री के अंदर मरीन इकोसिस्टम आता हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, सो एज पर कंजर्वेशन इंटरनेशनल दैट पर्टिकुलर कंट्री इज मेगा डाइवर्स। तो पहली कंडीशन लिखिए, लिखो, मोर देन 5000 प्लांट स्पीशीज should be endemic, पौधों की 5000 से अधिक प्रजातियां स्थानीय होना चाहिए। पौधों की 5000 से अधिक प्रजातियां स्थानीय होना चाहिए। और दूसरा लिखिए, देयर शुड बी मरीन इकोसिस्टम, देयर शुड बी मरीन इकोसिस्टम विद इन इट्स बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के अंतर्गत, उसकी सीमाओं के अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। तो मैंने बोला कुल 17 देश हैं। अब कौन कौन से हैं नोट करिए। सबसे पहले देखो नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट वाइज बता रहा हूं, कॉन्टिनेंट वाइज लिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में लिखिए यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए एंड मैक्सिको। फिर आइए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लिखो वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर, पेरू, पेरू एंड ब्राजील, एंड ब्राजील। तो 5 देश आ गए कहां के? साउथ अमेरिका। अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका में पहला देश आएगा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी। सेकंड लिखिए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा मेडागास्कर, मेडागास्कर। फिर आइए एशिया, एशिया में लिखिए इंडिया, इंडिया, चाइना, मलेशिया, मलेशिया,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, एंड फिलीपींस। तो 5 कंट्रीज कहां की आ गई? एशिया की आ गई। अब आइए ओशेनिया, ओशेनिया। तो ओशेनिया में 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया किस में आ जाएंगे? ओशेनिया में। अब अगर आप इन सभी देशों को ना ध्यान से देखोगे, इधर देखो, यूएस, मैक्सिको, इधर आ जाइए, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, ब्राजील है, ठीक है, इक्वाडोर है, ये सारे के सारे देश देख लो इधर। फिर यहां पर आओगे, ये साउथ अमेरिका हो गया, डीआरसी हो गया, मेडागास्कर हो गया, इधर आ जाओ, इंडिया है, चाइना है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ये एक चीज देख रहे हो, कोई भी देश इधर का दिखाई दे रहा है आपको? तो पॉइंट ये आता है कि जितनी भी ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, ये मोस्टली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। तो लिखिए, देखो, ऑल दीज कंट्रीज आर मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ऑल दीज कंट्रीज आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन नेचर। यह सभी देश उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रकृति के हैं। ठीक हो गई बात? और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, इनमें पूरी पृथ्वी की 70% स्पीशीज मिलती हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां मिलती है ना, उसमें से 70% प्रजातियां यहीं पर हैं। तो लिख लीजिए, दीज कंट्रीज आर हैविंग 70% स्पीशीज ऑफ द होल अर्थ। These countries are having 70% species of the whole earth. इन देशों में संपूर्ण पृथ्वी की 70% प्रजातियां प्राप्त होती। अब यहां से जो एक पॉइंट आपने पढ़ा, दैट मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यहां से एक छोटा सा टॉपिक और निकल करके आता है, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की अक्षांशीय प्रवणता। इसका मतलब क्या है? इसका एक बड़ा सीधा सरल मतलब है कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाती है? घटती चली जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता इक्वेटर पर है और सबसे कम जैव विविधता पोल्स पर है। यही है आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। बट द पॉइंट इज कि ऐसा क्यों है? तो एक लाइन पहले लिखिए, लिखो, ऑन अर्थ सरफेस बायोडाइवर्सिटी declines from equator towards poles। पृथ्वी की सतह पर जैव विविधता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है।
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब आ जाते हैं कारण क्या है इसके। देखो ध्यान से ना बातों को सुनते जाना और लिखते जाना। पहली बात यह होती है ना कि किसी भी प्रजाति का जन्म या किसी भी प्रजाति का जो उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिएशन, प्रजातिकरण। इट इज ऑपोजिट ऑफ एक्सटिंक्शन। विलुप्तीकरण का मतलब होता है एक प्रजाति का समाप्त हो जाना, और स्पेसिएशन का मतलब होता है एक प्रजाति का जन्म लेना। स्पेसिएशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट प्रजाति जन्म ले लेगी। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी इलाके में क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी है, जलवायविक स्थायित्व है, और उसका मतलब यह हुआ कि जलवायु में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्पेसिएशन की प्रोसेस स्मूथली ऑपरेट करेगी। बट इफ देयर इज एन एरिया where climate is changing frequently, I'm talking about climate, I'm not talking about weather, climate is changing, बार बार जलवायु बदल जाती है, तो क्या लगता है वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता मिलेगी आपको? अब जैसे आप पढ़ते हो कि अभी लगभग 11, 12, 13 हजार साल पहले आइस एज थी अर्थ पर, तो क्या लगता है पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। कौन ढका हुआ था? मिड लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आइस एज। अच्छा, आइस एज से पहले क्या रहा होगा? ये जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, हाई लैटिट्यूड्स हैं, ये गर्म रहे होंगे, यहां आइस एज नहीं रही होगी। अब जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप अगर सब पोलर और टेम्परेट रीजन की बात करोगे, पहले यहां बर्फ नहीं थी, फिर यहां बर्फ जम गई, फिर यहां की बर्फ फिर पिघल गई। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन गर्म थे, गर्म हैं, कंसिस्टेंसी है। ज्यादा स्पेसिएशन के लिए समय कहां पर मिला? लो लैटिट्यूड्स में ना। हाई लैटिट्यूड्स में क्या हो रहा है? बार बार जलवायु बदल रही है। तो एक चीज लिखिए, इन मिड लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, in mid latitudes and high latitudes, frequent climatic changes disrupt the process of speciation, while low latitudes are characterized by climatic consistency. क्लाइमेटिक कंसिस्टेंसी। देखो, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में बारंबार जलवायु परिवर्तनों से प्रजातिकरण की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा हुए हैं, जबकि निम्न अक्षांशों में जलवायविक स्थिरता प्राप्त होती है। निम्न अक्षांशों में जलवायविक स्थिरता प्राप्त होती है।
एक चीज और है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर लो लैटिट्यूड्स विद मिड लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, सो देयर इज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सीजनैलिटी। ये जो इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं ना, यहां बहुत ज्यादा सीजन चेंज नहीं होता, पूरे साल मौसम लगभग लगभग एक जैसा रहता है। आप मिड लैटिट्यूड्स हाई लैटिट्यूड्स पर जाओगे, सो देयर आर ह्यूज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। समझ आ रही बात? अब जैसे आपको लग रहा होगा ये कैसी बात है, हाई लैटिट्यूड्स में कैसे? एक बात बताओ, वर्खोयांश, ठंड में तापमान -70 जाए और मैं कह रहा हूं गर्मियों में 10 डिग्री हो जाए, जरा टेम्परेचर रेंज जोड़ना, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, कितने जीव कितने पौधे होंगे जो इतनी बड़ी रेंज को झेल ले जाएंगे? नहीं हो सकते। मगर दूसरी जगह है कि जहां ठंड आती है तो तापमान घट के हो जाता है 25, और जब गर्मी आती है तो तापमान बढ़कर के हो जाता है 35, 36, 37। कितनी रेंज है? 12-13 डिग्री की। ये कैसी है? जो ऑर्गेनिजम्स इजिली क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। तो लिखो in low latitudes climate is less seasonal. In low latitudes climate is less seasonal than mid latitudes and high latitudes. लिखो निम्न अक्षांशों में जलवायु में ऋतु परिवर्तन मध्य तथा उच्च अक्षांशों की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, मध्य तथा उच्च अक्षांशों की तुलना में कम होते हैं, तो यह भी एक कारण है। और एक लास्ट फैक्टर, इट्स अबाउट सोलर एनर्जी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर लाइफ। और एक सीधी सी चीज है कि लो लैटिट्यूड ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं इन कंपैरिजन टू मिड लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स। तो जहां ज्यादा ऊर्जा मिलेगी वहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु आपको मिल सकते हैं। तो एक लाइन और नोट करिए, लिखिए लो लैटिट्यूड्स रिसीव मोर सोलर एनर्जी, low latitudes receive more solar energy than mid latitudes and high latitudes. Then mid latitudes and high latitudes. देखो निम्न अक्षांश मध्य तथा उच्च अक्षांशों की तुलना में अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हमें जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ना था, उसके कॉजेस पढ़ने थे, वो हमने देख लिया। अब देखो मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स, पहले कल हम लोग ये बात करेंगे। फिर आपने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स सुना होगा, क्या होते हैं वो देखेंगे। होप स्पॉट्स है ना, होप स्पॉट भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की चर्चा कल होगी।